क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में हमने मटेरियल को सिंपली क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सारे प्रॉपर्टीज के बेसिस में हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किए थे. और टुडे वी विल लर्न अबाउट Is my screen visible? Okay. Structure of atom, ये वाला chapter you can find this chapter in 9th standard का NCERT. Why am I starting with this chapter? Because ये जो chapter है इसमें एकदम बेसिक केमिस्ट्री को कवर किया जाएगा. वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल मॉडल्स जो एकदम अर्लीस्ट मॉडल थे एटम के. सबसे पहले तो हम मैटर के बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट एटम इज और उनके अर्लीस्ट डिस्कवरी क्या क्या थे. फिर आगे कौन कौन से मॉडल आए. And we will talk about different type of element, the elements which are important to us, their structure, and so on. So before starting this topic, the first question we need to answer is what is matter? Matter क्या होता है? In the last topic we learned about, last lecture we learned about materials. हम लोग materials के बारे में बात कर रहे थे. We were talking about its classification. तो मटेरियल्स जो है यही इसी का साइंटिफिक टर्म, एक प्रॉपर टर्म मैटर है. इन हायर क्लासेस इंस्टेड ऑफ मटेरियल वी विल बी यूजिंग द टर्म मैटर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके. सो मैटर के बारे में बात करें तो मैटर को एक सिंपल लाइन में डिफाइन किया जाए. मैटर रहेगा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसके पास मास हो, वो मैटर होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. तो इस डेफिनेशन के बेसिस में मैं ये कह सकती हूँ कि इस यूनिवर्स का हर एक चीज मैटर से बना हुआ है. ओके. सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. अब मैटर का मतलब तो हम समझ गए. मैटर पर अब एक क्वेश्चन आता है कि मैटर जो है वो किस चीज से बना हुआ है. मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट इस टर्म का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जो ऐसा एक यूनिट जिसको बार बार रिपीट करके मैटर बनाया गया है, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि बिल्डिंग को ब्रिक्स बार बार रिपीट करके बनाया जाता है, वैसे ही एक फंडामेंटल यूनिट होगा जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे टू गेट मैटर. ओके. सो दैट fundamental unit is called as atom. We will be speaking about fundamental unit. Fundamental unit is building blocks. Okay, so what would be the fundamental unit of a building? तो brick होगा. And what could be the fundamental unit या फिर building blocks of an ant hill? Ant hill जो है वो बनता है sand के छोटे छोटे particles से. तो we can say in this case building block is sand particle. Sand के जो particle है वो बार बार repeat होंगे and we will get an ant hill. So that much is that clear? Okay. Wait a second. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने तो ये जान लिया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. एटम जो है उसकी साइज क्या होगी? हाउ बिग आर एटम्स? तो इसका आंसर है एटम्स आर रियली स्मॉल. दे आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. उसका साइज हम देखें तो इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. अब ये जो टर्म नैनोमीटर है वो क्या होता है?
नैनोमीटर जो होता है वो अगर हम एक मीटर लेंगे उसको हम बिलियन पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका एक पार्ट विल बी योर नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 1/10⁹ मीटर। अभी ये 10⁹ जो है वो क्या होता है, तो ये ऐसे हम इसको समझ सकते हैं पावर को, ये एक्सपोनेंशियल्स जो होते हैं। एक सिंपल मेथड है इसको समझने का, जैसे 1 है, 1 को हम बोलेंगे 10⁻0। ओके, क्यों हम ऐसे बोलेंगे, क्योंकि 1 में कोई भी जीरो नहीं है, आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है। और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही हम पावर को भी इंक्रीज करेंगे। जैसे कि 10 में वी कैन सी देयर इज 1 जीरो, सो वी विल बी कॉलिंग 10 एज 10⁻1। 100 में देर आर 2 zeros, we can write 100 as 10⁻2 and so on। वैसे ही नैनोमीटर में 1 के बाद 9 जीरो होगा। नैनोमीटर, हाँ, if we are converting nanometer to meter, we are going to write 9 zeros after 1। और नेगेटिव पावर में देखें तो 1 के पहले कितने जीरो होंगे या फिर कोई भी नंबर के पहले कितने जीरो होंगे, वी विल काउंट दैट। जैसे 0.1 में देर इज 1 जीरो, तो वी विल बी राइटिंग 10⁻⁻1। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, so 1 meter, as I said, it is this much nanometer, 10⁻9 nanometer, and 1 nanometer will be 10⁻⁻9 meters। Okay, so I explained this because this is important even in physics and maths। तो हम लोग एटम के रेडियस को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्मॉल एन एटम इज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ मैटर इज एटम। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्कस किया इस सब्जेक्ट के ऊपर? तो द अर्लीस्ट डिस्कवरी दैट वी कैन फाइंड about this particular topic of atom can be seen around 5000 BC, 500 BC। 500 BC में there was an Indian philosopher, महर्षि कन्नड़ उनका नाम था। उन्होंने क्या स्टेट किया, उन्होंने स्टेट किया कि अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करते जाएंगे into smaller and smaller unit, we will eventually ultimately एक पॉइंट में हम आ जाएंगे कि हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो डिवाइड नहीं हो सकता, उस पार्टिकल को उसने नाम दिया परमाणु। परमाणु का मतलब होता है इनडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो और डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, अराउंड दिस टाइम, इसी टाइम के अराउंड 500 बीसी के अराउंड एक और फिलोसोफर था। दिस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, हिज नेम वाज डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो था इसने भी सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया। उसने भी कहा कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, we will reach a stage when we cannot divide the particle further। इस स्टेज को उसने नाम दिया, मतलब एक इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो और डिवाइड नहीं हो सकता, डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। अलॉन्ग विद डेमोक्रिटस देयर वाज अनदर पर्सन, उसका नाम लेसिपस था। उसने भी सिमिलर कॉन्सेप्ट को पुट फोर्थ किया। ओके, सो इन दोनों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेमोक्रिटस और महर्षि कन्नड़, इन दोनों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एटम या फिर परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इट विल बी ए सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर जो है ये और डिवाइड नहीं हो सकता, और इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन मैटर। ओके, सो एवरीवन, इज दैट क्लियर? सो वी विल मूव ऑन। अभी हमने देखा था ये जो डिस्कवरी था ये 500 बीसी में किया गया था, पर ये जो थे ये दोनों फिलोसोफर्स थे, दे डिडंट हैव मच साइंटिफिक प्रूफ ऑफ व्हाट दे वर सेइंग।
in their philosophies. और ये जो टॉपिक था मैटर का और फंडामेंटल पार्टिकल का, एटम तो एक ऐसी चीज है जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, एंड अराउंड दैट टाइम माइक्रोस्कोप का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट था इसके बारे में किसी ने बात नहीं की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अप अंटिल 1800s। अर्ली 1800s में ये जो सब्जेक्ट था ये फिर से इसके ऊपर रिसर्च और डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो अर्ली 1800 में देयर वाज दिस पर्सन जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन था, इसने रिसर्च किया। इसको भी यही क्वेश्चंस आए थे कि फंडामेंटल यूनिट जो है मैटर का वो कैसा दिखता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जो एटम होगा इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ही वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग दीज थिंग्स। तो इसने क्या किया, जॉन डाल्टन ही स्टार्टेड डिगिंग आउट प्रीवियस रिसर्चेस। इसके पहले डाल्टन के पहले जिन्होंने रिसर्च किया था इस टॉपिक में, उनके रिसर्च को ये पढ़ने लगा। ही केम अक्रॉस डेमोक्रिटस का रिसर्च, फिलोसफी, और उसी बेसिस में उस फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए ही स्टेटेड सेवरल थिंग, ही फ्रेम्ड सर्टेन पोस्टुलेट्स। अभी इसके जो पोस्टुलेट्स है, देयर आर मेनी पोस्टुलेट्स, ठीक है। आई एम ओनली मेंशनिंग द वंस व्हिच आर रेलेवेंट टू टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक से जो रेलेवेंट पोस्टुलेट है वही स्लाइड में मेंशन किए गए हैं। बाकी के जो पोस्टुलेट है, देयर आर ही आल्सो मेंशन्ड पोस्टुलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि हम देखेंगे पर इस चैप्टर में नहीं देखेंगे। इस चैप्टर में विल टॉक अबाउट पोस्टुलेट्स विच okay which are required for learning this topic. So Dalton का atomic theory, it was published in the year 1808, early 1800s में published हुआ था। ये year याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, year मैंने context के लिए add कर दिया है ताकि हमको एक टाइमलाइन का क्लियर आइडिया हो सके। ओके तो इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें तो डाल्टन की थ्योरी में उसने सबसे पहले कहा था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये तो डेमोक्रिटस का भी पोस्टुलेट यही कह रहा था, डेमोक्रिटस का भी फिलॉसफी यही कहता था। द सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, ये भी डेमोक्रिटस ने कहा था। पर अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पॉइंट का, atoms cannot be created or destroyed in a chemical reaction, ये जो second part है, it is derived from laws of conservation of energy. laws of conservation of energy ये जो part है you will learn in physics. ये जो second part है इसका मतलब होता है atom जो है, अगर हम एक chemical reaction कर रहे हैं तो जो reactant होंगे हमारे, अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 100 एटम, लेट्स जस्ट से कि 100 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी 100 एटम का ही प्रोडक्ट होगा। भले ही हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, पर जो प्रोडक्ट का टोटल एटम होगा वो 100 ही होगा। एटम केमिकल रिएक्शन के टाइम बनेंगे नहीं और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे, दे विल सिंपली बिकम प्रोडक्ट। ओके सो दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर यू गाइस? Okay, if you want to add anything, you can add. So moving on, अब जो लास्ट के दो पॉइंट्स है पोस्टुलेट के, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन ये एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगे, उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम होंगी। और जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे क्लोरीन का एटम ले लो और सोडियम का एटम ले लो, बोथ ऑफ दीज एटम विल हैव डिफरेंट मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। सो दिस वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में यू गाइस हैव एनीथिंग टू आस्क? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये अर्ली 1800s में आई थी, और फॉर अ सेंचुरी, अबाउट आई थिंक फॉर अराउंड अ सेंचुरी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को ही वैलिड माना गया था। पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। ओके
एटॉमिक नंबर जो है, वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर, पर पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने के बाद हम लोग एटॉमिक नंबर के भी बारे में बात करेंगे। आई विल टॉक ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर और उसको डिनोट कैसे करते हैं, पर पहले वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था, अर्ली 1800 से फॉर अबाउट 8 to 9 डेकेड डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वैलिड थी, पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इन अर्ली 1900s फेल हो गई। सो व्हाट वाज द रीजन? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हुई? तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वी कैन से इट फेल्ड बिकॉज ऑफ टू मेजर डिस्कवरीज। दो मेजर डिस्कवरी की गई इन लेट 1800 एंड अर्ली 1900, जिसके वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को रॉन्ग साबित कर दिया गया। ओके, सो कौन सी ऐसी दो चीजें थी जिनकी डिस्कवरी ने इस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया? सो इट वाज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टाइन ने किया था। गोल्डस्टाइन ने इन द ईयर 1886 में दिखाया था कि जो उसके पास वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, और उस एक्सपेरिमेंट के गैस डिस्चार्ज में उसने एक न्यू रेडिएशन देखा। ये रेडिएशन था पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, एंड ही नेम्ड दोस पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन एज प्रोटॉन। इस पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। आई एम सॉरी, ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि गोल्डस्टाइन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट के गैस डिस्चार्ज में ही फाउंड न्यू रेडिएशन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थे। ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन बने हुए थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही गोल्डस्टाइन ने नाम दिया प्रोटॉन। ठीक है, और इवेंचुअली पता चला कि प्रोटॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटॉन है, इसके पास जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, और इसका जो चार्ज था वो मैग्नीट्यूड में इक्वल था इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट में उसका अगर हम मेजर लेंगे तो द चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पर जो साइन था वो ऑपोजिट था। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी इवेंचुअली की गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किया गया था जॉन थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से। जॉन थॉमसन जो सॉरी जॉन जॉन नहीं है उसका नाम, उसका नाम जे जे थॉमसन है। सर जे जे थॉमसन जो था, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1900s। उसने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आई एम सॉरी, जे जे थॉमसन ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुए, जिस इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। थॉमसन ने नोट किया कि उसके डिस्चार्ज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और उसने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर माइनस के भी साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरएस प्रोटॉन जो है उसको हम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी, एंड विथ वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट विथ अ प्लस साइन। So this was about the discovery of electron and proton. इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल की जो डिस्कवरी हुई, उसके वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी रॉन्ग प्रूव कर दी गई। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने कहा था एटम जो है वो इनडिविजिबल है। या इट इज जोसेफ जॉन थॉमसन, करेक्ट, जे जे थॉमसन। ओके, सो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हो गया? डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट मॉडल। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। डाल्टन के बाद जे जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, इट वाज समथिंग लाइक दिस।
he compared his atomic model to a plum pudding. प्लम पुडिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन से भी। तो वाटरमेलन में कैसा होता है, देयर इज दिस रेड पार्ट, तो जो रेड पार्ट होगा उसको जे जे थॉमसन ने कहा, कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है नेहा? नेहा, which part do you want me to repeat? अच्छा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कैसे हुई, ये वाला पार्ट? ओके, सो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी तो आपको समझ में आ गया ना? ओके, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके फेलियर के दो रीजन थे। पहला तो इट वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा इट वाज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इन दो चीजों की जो डिस्कवरी हुई ना, उसके वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर अगर तुम देखोगे तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो एक्सपेरिमेंट था और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें इलेक्ट्रॉन का एक डिस्चार्ज पाया गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फ्लो हो रहे थे गैस के डिस्चार्ज में, तो फेल हो गया ना डाल्टन का थ्योरी। ही स्टेटेड कि एटम इनडिविजिबल है, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब एक सब एटॉमिक पार्टिकल को गैस डिस्चार्ज में पाया गया, तो वी कैन से कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी वाज रॉन्ग, डाल्टन वाज रॉन्ग। डू यू गेट इट नाउ? ओके, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद अब नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी थॉमसन का था। थॉमसन जो था उसने एटम्स को कंपेयर किया, एक सिंगल एटम को कंपेयर किया वाटरमेलन से या फिर प्लम पुडिंग से। वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन है रहता है, जो फ्रूट रहता है वाटरमेलन का, ही सेड ये जो रेड पोर्शन है वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। थॉमसन क्या कर रहा था, ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं एक एटम के अंदर। अभी देखो, एटम को तो किसी ने देखा नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस समय तक डिस्कवर नहीं किया गया था। ये लोग जो अपने मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मॉडल प्योरली उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो रेड पार्ट है, ही कंपेयर्ड इट विद पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के ब्लैक कलर के जो कि एम्बेडेड होते हैं रेड वाले पार्ट में, ही कंपेयर्ड दो सीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एक पूल होगा, उस पूल के अंदर यू कैन फाइंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड। ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, काफी सिंपल मॉडल था। इज दिस क्लियर? थॉमसन का मॉडल समझ में आया? Okay, so Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. The negative and positive charges are equal in magnitude. अच्छा, उसने एक और पॉइंट मेंशन किया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों का नंबर सेम है। एक एटम के अंदर प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और एज वी नो कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर इक्वल हुआ नेगेटिव चार्ज के, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और हमारा जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, ये जो जे जे थॉमसन का मॉडल था ना, उसको उसने ओरिजिनली थॉमसन ने क्रिसमस पुडिंग मॉडल ही बोला। क्रिसमस पुडिंग ही प्लम पुडिंग होता है, ठीक है? पर हम यहाँ पे लोगों को प्लम पुडिंग के बारे में पता नहीं होता, तो वी ऑल्सो कंपेयर इट विथ वाटरमेलन। ओके सेजल, वी आर सिंपली कंपेयरिंग इट विथ थिंग्स विच आर सिमिलर। ओके, तो ये था जे जे थॉमसन का मॉडल। अभी क्या हुआ ना, जे जे थॉमसन ने एक्सप्लेन तो कर दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है और वो
प्रेजेंट होते हैं, एक एटम के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं ये भी एक्सप्लेन किया, पर उसने लोकेशन जो है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, वो प्रॉपरली नहीं बताया। तो आफ्टर अ फ्यू इयर्स हिज ओन स्टूडेंट जे थॉमसन का जो खुद का एक स्टूडेंट था, उसके अंडर में रिसर्च कंडक्ट कर रहा था, उसका नाम रथरफर्ड था, ही केम अप विथ हिज ओन मॉडल। रथरफर्ड जो था उसने अपने मॉडल में, रथरफर्ड ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका अरेंजमेंट जो है एग्जैक्टली exactly कैसा होता है एक एटम के अंदर। ठीक है, सो दिस इज रथरफर्ड का मॉडल का सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन से उसने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। ये काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल लिया, एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अल्फा पार्टिकल समझ लो डबली चार्ज हीलियम आयन है। हीलियम जो होता है ना वो एक एलिमेंट है, एक गैस है हीलियम। अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो वो डबली चार्ज हीलियम आयन बन जाएगा। ठीक है, वी विल कम अक्रॉस दिस इन लेटर कॉन्सेप्ट। अभी बस इतना समझ लो कि एक अल्फा पार्टिकल का बीम था, उसने उस बीम को बॉम्बार्ड किया एक गोल्ड फॉइल में, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल में। अब उसने सिर्फ गोल्ड ही क्यों यूज किया, ये जो एक्सपेरिमेंट था, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इस एक्सपेरिमेंट में तुम देखोगे तो इधर एक गोल्ड फॉइल है, एक थिन गोल्ड फॉइल। इसने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया, क्योंकि गोल्ड जो मेटल है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की, सभी मेटल के पास होता है ये प्रॉपर्टी, पर गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा मैलिएबल है, मैलिएबल मेटल है। मैलिएबल मतलब ऐसा एक ऐसा मेटल जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो गोल्ड को हम एक बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे गोल्ड यूज किया गया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसने अल्फा पार्टिकल के बीम को एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया, कोलाइड किया। अब उसको देखना था कि ये जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स है, ये कैसे स्कैटर होंगे। अभी उसने अल्फा पार्टिकल क्यों यूज किया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवी होते हैं। अगर हम प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन के वेट से कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवी होगा। अगर हम किसी हैवी चीज को किसी लाइट चीज से कोलाइड करेंगे तो वी एक्सपेक्ट कि जो लाइट चीज है वो अपना पोजीशन चेंज कर दे। उसने यही सोचा था, उसने उसने सोचा था ऐसे ही होगा। और ऑब्जर्वेशन देखने के लिए उसने एक स्किंटिलेशन शीट लगाया, फ्लोरोसेंट शीट। जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे तो वो इसी शीट में दिखाई देंगे, तो वी कैन मैप इट्स पोजिशन। ये उसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। ठीक है, उसने बीम तो पास किया, बीम कोलाइड हुए और उसको रिजल्ट मिला। तो अब हम उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल उसने कोलाइड करवाया था गोल्ड फॉइल से, वो सीधा गोल्ड फॉइल से पास हो गए। उन्होंने अपना पाथ चेंज नहीं किया, वो स्ट्रेट अवे पास हो गए। ठीक है, ये उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि कोई कोई अल्फा पार्टिकल, सभी नहीं, बहुत कम अमाउंट, कोई कोई अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल। डिफ्लेक्ट होना मतलब वो अपने पाथ से थोड़ा सा चेंज हो गए, और ये जो चेंज था वो बहुत ही छोटा था, ज्यादा बड़े एंगल से वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था वो था कि ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था ये बहुत स्टैगरिंग ऑब्जर्वेशन था, उसको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। उसने देखा कि आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल, वन वन इन 12,000 पार्टिकल जो था वो रीबाउंड हो गया। रीबाउंड मतलब वो टक्कर खाया किसी चीज से और वापस 180 डिग्री टर्न ले लिया उसने, हम लोग बोल सकते हैं उसने यू टर्न ले लिया उस पार्टिकल ने, अल्फा पार्टिकल्स ने। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि रथरफर्ड ने तो अल्फा पार्टिकल इसीलिए यूज किया था क्योंकि वो हैवी होते हैं। उसने एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसको मूव करेंगे, पर एक्चुअली क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल टकरा करके वापस आ गया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो था वो कोई बहुत हैवी चीज से कोलाइड हुआ। सो दिस थर्ड ऑब्जर्वेशन इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, और रथरफर्ड ने इसको कंपेयर किया थर्ड ऑब्जर्वेशन को
उसने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन देख के उसे ऐसा लगा कि उसने एक टिश्यू पेपर के ऊपर बुलेट फायर किया और वो बुलेट उसी के मुंह पे आकर लग गया. ही कंपेयर्ड इट टू दैट. सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन. अभी ये ऑब्जर्वेशन जो है उसका इन ऑब्जर्वेशन को देख करके उसने क्या कंक्लूड किया. ओके, सो हिज कंक्लूजन. अभी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम देखें कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो अपने पाथ को फॉलो किए बिना डिफ्लेक्शन के, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए. इस ऑब्जर्वेशन से वी कैन कंक्लूड दैट कि एटम जो है उसके अंदर जो स्पेस है वो खाली है. ठीक है, इसीलिए वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए. अल्फा पार्टिकल बिना किसी से टकराए पास हो गए. ये उसका पहला कंक्लूजन था. दूसरा कंक्लूजन था, वो जो थर्ड पॉइंट था जिसमें अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड हो रहा था. तो ये जो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहा था ना, उसने कंक्लूड किया कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही हैवी कुछ तो है, कॉन्सेंट्रेटेड मास है, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल कोलाइड हुआ और डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री से. उसने स्टेट किया कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है और मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन द सेंटर ऑफ द एटम. तो यू कैन सी रथरफर्ड ही स्टेटेड कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है. यही थॉमसन ने गलत बताया था. थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पूल के जैसे है. पर वो ऑब्जर्वेशन थॉमसन का रॉन्ग हो गया. यहाँ पे रथरफर्ड ने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो प्रोटॉन है हमारे, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम. इसी सेंटर ऑफ द एटम को रथरफर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस. ओके, ठीक है. अभी इसके एक्सपेरिमेंट से फ्रॉम द डेटा ही आल्सो कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. अभी जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे उसको रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस भी उसने प्रिडिक्ट कर दिया. उसने प्रिडिक्ट किया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 100,000 टाइम लेस है एटम के रेडियस से. अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन कंसिडर स्टेडियम एज एन एटम, और स्टेडियम के बीच में एक क्रिकेट बॉल को रख दो, दैट विल बी योर न्यूक्लियस. तो साइज का कंपैरिजन वी कैन डू इट लाइक दैट. ठीक है. ओके, ही कॉल्ड द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एज न्यूक्लियस. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का क्या. प्रोटॉन की तो बात हो गई, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. इलेक्ट्रॉन के बारे में रथरफर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में उनका मास बहुत कम होता है. ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड. जैसे प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. ओके, इज इट क्लियर. ये रथरफर्ड का मॉडल था और उसके कंक्लूजन्स थे. ये काफी इलेबोरेट मॉडल था और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, पर इसके ड्रॉबैक्स भी थे. अभी हम लोग ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे. पर कंक्लूजन तक का पार्ट क्लियर है सबको. ओके. ये रहा उसका रथरफर्ड का ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन को पिक्चराइज कर दिया गया है. ये कोई कोई पार्टिकल जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट अवे पास हो गए. ठीक है. कोई कोई है वो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, वो बस टच करके जा रहे थे न्यूक्लियस को, इसीलिए वो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. और कोई कोई बहुत ही रेयर पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड हो गए, वो सीधा जाकर न्यूक्लियस से टक्कर खाएं और वो रिबाउंड हो गए. सो दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन. ओके, सो ड्रॉबैक्स ऑफ रथरफर्ड्स मॉडल. अभी इसका मॉडल तो इतना इलेबोरेट था, लेकिन फिर भी इसमें कोई कोई ड्रॉबैक थे जो कि लोगों ने मेंशन किए. उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया और उन्होंने रथरफर्ड के मॉडल में से कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस पॉइंट आउट किए. तो क्या था डिसएडवांटेज. अभी रथरफर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर पाथ. ये तो हमने पढ़ा था कंक्लूजन में कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ. पर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो इवेंचुअली एनर्जी लूज करेगा.
ये पॉइंट आउट किया गया कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी, और अगर कोई अपना एनर्जी लूज कर रहा है तो एक पॉइंट आएगा कि उनके पास जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, और इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन जो है जब उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी वो स्पाइरल करके न्यूक्लियस से टक्कर खा जाएगा। दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच वाज मेंशन्ड, पर ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देता और इवेंचुअली ऐसे सर्कुलर मोशन करके न्यूक्लियस से टक्कर खा जाता, तो एटम्स जो है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और मैटर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, पर ऐसा तो केस नहीं है। we know that atoms are very stable, atom stable है, इसीलिए तो we can see so many different type of matter existing। तो ये जो पॉइंट है ये मेंशन किया गया, इसका आंसर रथरफर्ड के पास नहीं था। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ रथरफर्ड्स मॉडल। ये जो ड्रॉबैक था ये करेक्ट किया गया एक अगले मॉडल में। जो नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो आई एम सॉरी, जो नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो होगा नील बोर का मॉडल। जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और अप अंटिल 10th उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो डिटेल्ड मॉडल है वो 11th 12th में है, पर हम बस एक पॉइंट देखेंगे कि उसने ये ड्रॉबैक जो है जो हमने अभी देखा वो कैसे क्लियर किया। ओके, सो बोर जो था उसने पोस्टुलेट्स मेंशन किए अपने एटॉमिक मॉडल के। तो ड्रॉबैक उसने कैसे करेक्ट किया, उसने कहा कि जो ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके एनर्जी से एसोसिएटेड स्पेशल ऑर्बिट होगा एक एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएंगे एक स्टेबल एटम के केस में। ठीक है, और सर्टेन नंबर ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स ही है जो एटम के अंदर अलाउ किए जाते हैं। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें वो बिलोंग करता है, उसमें रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी नहीं लूज करेगा। तो यू कैन सी हाउ वी करेक्टेड रथरफर्ड का जो ड्रॉबैक था बोर ने करेक्ट कर दिया। सो दिस इज द ओनली पॉइंट दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। बाकी का जो डिटेल्ड है और वर्जन है बोर का मॉडल का, यू डू नॉट नीड टू लर्न दैट। I hope this much is clear. Is it clear to everyone? Okay. Okay, just wait a minute. Sir, are you there? जितना आपको आवाज आ रही मेरी? Yes sir. जितना आपको जरूरत थी केमिस्ट्री से उतना फॉर जीएस उतना इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बियॉन्ड आपको कोई जरूरत नहीं है। ओनली थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज दैट कि यू शुड ट्राई टू सी कि ह्यूमन नेचर में रोज की अपनी जिंदगी में कितना काम है इस जो आज पढ़ाया गया है। इस बात के चांसेस कम होते हैं कि आपसे वह सिद्धांत पूछे जाए जो सिद्धांत केमिस्ट्री को होते हैं, उसके चांस थोड़ा कम ही होते हैं। जीरो तो नहीं होता, कम ही होते हैं। लेकिन आप जब सिद्धांत जान जाओगे तो यूजेस पढ़ना समझना आसान होगा। तो आफ्टर नोइंग दीज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अब आपको जरूरत है समझने की कि इसका ह्यूमन यूज क्या है। तो नाउ योर जॉब स्टार्ट्स हियर कि आप अब इसको देखो इसका कहां पे ह्यूमन यूज है। तो आई विल एडवाइज टू द स्मिता, यश, आर्यन एंड अदिति कि आप लोग जब अपना लेक्चर लो तो आप लोग अपने लेक्चर में भी इंक्लूड करने की कोशिश करो कि इसका ह्यूमन यूज क्या है। Okay, sir. अगर आप पिछले सालों के पेपर निकाल कर देखें
तो वही आता है। देखिए अब इसको हम और पीछे ले आते हैं। अगर आप यह देखने की कोशिश करो भारतीय दर्शन में अणु सिद्धांत है नहीं, तो इसको पूछेंगे कैसे भारतीय दर्शन में अणु सिद्धांत है या नहीं है। अगर आप मेरा हिस्ट्री का लेक्चर याद करो, हमने वैशेषिक दर्शन पढ़ाया था जो एक प्रकार का अणु दर्शन है। वो क्या बोलता है, सृष्टि की रचना अनेक अणुओं से बनी है, ये आत्मा से भिन्न थे, पदार्थ और आत्मा के जगत भिन्न भिन्न थे। अगर आप इसको देखो तो एक सवाल बड़ा अच्छा आपके लिए आ गया कि जो हमारा, अगर इसको और बेहतर देखें, ये जो हमारा वैशेषिक दर्शन है यह जे थॉमसन के रिसर्च के पहले की घटना है। तो therefore our culture was aware about the atomic theory prior to the discovery or innovation taken by this world. तो आप इसको जोड़ने की कोशिश करो, फिर आप ये देखो क्या जैन धर्म में अणुदर्शन था। तो नाउ योर जॉब हैज स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। फिर क्या है, जो 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें दो दो के कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब न्याय और वैशेषिक एक साथ आते हैं। न्याय क्या है, ये तर्क पर आधारित दर्शन था। वैशेषिक क्या है, अणुदर्शन था। तो ये दो दर्शन क्या थे, तर्क पर आधारित थे। जो केमिस्ट्री क्या है वो तर्क पर आधारित है, लॉजिक पे है। तो ट्राई टू एक्सपेंड योर माइंड और योर होरिजन लाइक दिस, then your study and preparation for civil service has been completed. I'm very proud of my girls and boys who are taking the classes, and they are taking the amazing classes. I have listened completely to the Aditi class. It was amazing class. She has explained as lucid as simple possible, and I'm very happy she has left the hard chemistry concept. Being a girl of MSc chemistry, she might carried away कि हम अपना कुछ केमिस्ट्री का भी ज्ञान डाल दे इसमें, बट शी हैज कंट्रोल हरसेल्फ. इट नीड टू बी ए प्रैक्टिस बाय ऑल टीचर्स कि while teaching to the students, because you are now graduating on our foot steps, आप लोग पढ़ाना शुरू कर रहे हो, तो आप लोग जब भी पढ़ाओ इसको ध्यान रखो कि हमारी बाउंड्री क्या है. अगर आपने सारा फिजिक्स पढ़ा दिया, सारी केमिस्ट्री पढ़ा दी, तो वो आपने पर्पस नहीं सॉल्व किया जिस पर्पस के लिए आप आए हो. मैं हमेशा बोलता हूँ सिविल सर्विस की सारी पढ़ाई का एक बड़ा सूत्र वाक्य है कि व्हाट रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू रेड. जिसने ये सीख लिया व्हाट नॉट टू रेड, उसकी रेस जो है आसान हो गई, उसकी गैल्पिंग फास्ट होने लगती है. क्यों? वो एक्स्ट्रा बर्डन उतार के फेंक देता है, वो सिर्फ जरूरी बर्डन लेके चलता है. अगर कोई आदमी पहाड़ों पे चढ़ रहा है, अगर वो कम खाना ले, कम पानी ले, तो ज्यादा अच्छा चढ़ेगा बनस्पति पूरा खाना पानी अपने साथ भर दे. क्योंकि उसको पता है कि पहाड़ों की चढ़ाई का जो 10 किलोमीटर है इतनी में काम आ जाएगा, ज्यादा चिल्ले की जरूरत नहीं है. और जो दूसरा आदमी है 50 किलो लेके चल रहा है तो बीच में गिर जाएगा. और 50 किलो में यूज तो 10 किलो और 40 किलो तो यूज होना ही नहीं है. तो जिसका यूज नहीं होना उसको क्यों साथ लेके चलने का. तो शी हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. अगर आपको जैसे, लेकिन ये थॉमसन की थ्योरी, बोर की थ्योरी, डाल्टन की थ्योरी ये जानना जरूरी है. यह सवाल भी आ सकता है कि डाल्टन थ्योरी क्या थी, बोर की थ्योरी क्या थी, थॉमसन की थ्योरी आ सकता है. ये अगर आप बोलो ये नहीं आएगा तो ये नहीं आते हो, आप काम गलत करते हो. आपको जानना चाहिए बिकॉज इट इज बेसिक केमिस्ट्री. एनी इनोवेशन डन बाय द वर्ल्ड इज ऑन बेसिक केमिस्ट्री. अगर आप कल आईएएस बनते हो, आपको बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक पॉलिटिक्स, बेसिक हिस्ट्री जाननी चाहिए. तो आई थिंक शी हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब एंड इट इज अ वेरी रोल मॉडल क्लास, आई विल से आदिति's क्लास, जहां उन्होंने बैलेंस मेंटेन किया, जरूरी चीजें उन्होंने बताई, जो नहीं बताना था कोई जरूरत नहीं थी. अब आप यहाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, कोई पर्पस नहीं उसका. तो बिकॉज इफ यू सी यूपीएससी पेपर, दे नेवर आस्क द केमिस्ट्री क्वेश्चन, सॉरी केमिस्ट्री इक्वेशन, दे आस्क द सिंपल इशू. अब केमिस्ट्री का आपके एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल है ये आप सीखो. अब जो ये आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, अब एटॉमिक थ्योरी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन से कैसे रिलेशन है. जो हमारा सूर्य है वो क्या है, उसमें क्या होता है, वो जो एटॉमिक थ्योरी ही थे वहां पे. और क्या बताइए, एटॉमिक फिजिक्स है क्या, बताइए मेरे को आप. अगर आपको एटॉमिक फिजिक्स समझते वाला बेसिक केमिस्ट्री समझोगे ना आप, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है,
जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी हुई है, उनको तो याद होगा ना, उनको क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स कहाँ जाके मर्ज होती है, या मर्ज हो रही है ना। Now from here, the physics is taking chemistry, because to understand the atomic physics, understand the modern physics, you need to know this basic concept of the atoms. I think I'm able to explain it. किस तरह से चल रहा है? It's very nice class, and I'm looking forward more and more classes, more and more teachers. I always say it's a dual process. One process you are imparting knowledge with your colleagues. Second part, you are improving yourself as a speaker. So as far as the person who's coming to speak, I'm always trying to see his body action, her expression, his facial expression. Even you yourself also see, जब आप बोलते या बोलती हो तो आपका चेहरा कैसे मूव करता है, कैसे चेहरे की में आपके माथे की लकीरें कैसे घूमती हैं, आपके चीक्स कैसे मूव करते हैं, लिप्स कैसे मूव करते हैं, तो आपको एक आइडिया लगता है कि इसमें कैसे कॉन्फिडेंस कम आता है, ज्यादा आता है। जो स्टूडेंट वाला पोर्शन है वो जो छात्र हैं, जो अब यहाँ पर क्या है कि आप एस्पायरेंट के बीच में छात्र और अध्यापक का संबंध स्थापित हुआ है। तो जो एक छात्र रूप में है वो ये देखने की कोशिश करे कितना काम है। इवन यू कैन करेक्ट ऑल्सो, स्टूडेंट ऑलवेज करेक्ट द टीचर, इट्स ऑलवेज अ टेंडेंसी। तो आप अपने टीचर को करेक्ट भी कर सकते हो, आपके कलीग्स ही हैं, आप साथ एग्जाम दे रहे हैं, क्या ये चीज छूट गई है या इस चीज ठीक नहीं है या इसको इम्प्रूव किया जाना है, वी विल सी दिस ऑल्सो। हम लोग जब अपने एडवांस क्लास में जब हम साइंस पढ़ाएंगे तो आपको काफी सुविधा मिलेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट साइंस बाय द एस्पायरेंट्स ओनली। 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी है, जैसे हम लोग अभी 4 लोग लीड ले रहे हैं, स्मिता, यश, आर्यन, आदिति, नित्या, ये चारों इसको कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिस्ट्री को भी हम लोग किसी को इस्तेमाल करेंगे, विल डू दैट आल्सो। तो आई थिंक इनफ। किसी को कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, अंतिम विल आंसर इट। थैंक यू आदिति, वेरी नाइस। थैंक यू सर। सो आई विल कंक्लूड इन 5 minutes. ये जो बोर का मॉडल था, इट वाज द लास्ट एटॉमिक मॉडल दैट वी नीड टू स्टडी. I hope Bohr's atomic model is clear to everyone. Okay. So the next point is neutron. न्यूट्रॉन जो थे उनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई, 1932 में उसकी डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन को ऐसा पार्टिकल बताया जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। पर न्यूट्रॉन सिर्फ न्यूट्रॉन जो है वो एटम में क्या कंट्रीब्यूट करता है, अगर उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इज ओनली बाय मास। न्यूट्रॉन जो है वो एक एटम का मास बढ़ाते हैं। अब न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो न्यूट्रॉन का मास इज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के ही जितना एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये न्यूट्रल पार्टिकल जो मिले, जो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, उनको न्यूट्रॉन टर्म किया गया। अब न्यूट्रॉन का लोकेशन कहाँ है एक एटम के अंदर, तो न्यूट्रॉन जो है वो लोकेटेड है एटम के सेंटर में ही, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर अब 2 चीजें मिलेंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वी कॉल इट न्यूक्लियन एज वेल। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट मिलता है वो। तो अब जितने भी एटम, जितने भी एलिमेंट के एटम एग्जिस्ट करते हैं, सभी के पास न्यूट्रॉन होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। ओके, सो न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय n। और इसी तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एटम जो है उसका मास, एटम का जो मास है, एटम का वेट है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास इतना छोटा है कि वो नेग्लिजिबल है, उसको हम नहीं भी काउंट करें तो भी चलेगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इन द पावर ऑफ 10 to power -34 के ऑर्डर में चला जाता है किलोग्राम। दैट इज वेरी लेस। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉन इन दिस। सो एक एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर। ठीक है,
ये पहले 20 एलिमेंट्स के नाम है, इससे इसके बियॉन्ड कोई एलिमेंट के नाम या नंबर और सीरियल वाइज याद रखने का जरूरत नहीं है। मतलब सीरियल वाइज नाम जो होते हैं एलिमेंट के, जो अरेंज करते हैं, वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं। पहले फर्स्ट से 20 एलिमेंट्स में ही सारे मेजर जो इम्पोर्टेंट, बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम डेली यूज करते हैं, वो सब कवर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर और वैलेंसी ये दोनों क्या है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस नेम देख लो और सिंबल देख लो। ये पहले 20 ध्यान में रखो, मतलब आई डोंट थिंक इट्स दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट रिमेम्बर इट। तो फर्स्ट तो हाइड्रोजन है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये हाइड्रोजन अपना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन है। अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल कार्बन बेस्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रहा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। उसके बाद नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन, ये सब फर्स्ट 20 में ही आपको मिल जाएंगे। सोडियम, क्लोरीन, मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब हमारे बॉडी को बैलेंस, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये सब मेंशन्ड है और उनके सिंबल्स मेंशन्ड है। सिंबल जैसे हाइड्रोजन ने H ले लिया, तो हीलियम जो है उसको HE नाम दिया गया। पहला लेटर जो होता है सिंबल का, इट इज ऑलवेज कैपिटल, सेकेंड लेटर इज स्मॉल। तो ये सिंबल है। सिंबल तो यूजुअली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, पर सोडियम जो है उसका S नहीं है, सोडियम का Na है। सोडियम को नेट्रियम बोला जाता था पहले, इसीलिए इसका सिंबल इज Na। देन यू हैव पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल इज K। ओके, सो ऐसे जो थोड़े वियर्ड से सिंबल है जिनका कुछ और होना चाहिए था पर कुछ और हो गया, वो ध्यान में रख लो, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है इसमें। जहां तक एटॉमिक नंबर है, आई विल एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वही एटॉमिक नंबर होता है। यू कैन काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन काउंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों भी इक्वल होते हैं। तो दोनों में से कोई एक काउंट कर लो, यू विल गेट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट Z से। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आज, इसमें कोई डाउट है या फिर कुछ ऐड करना है, एनीवन? सब क्लियर है ना? ओके, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप के बहुत सारे यूजेस ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उसको अप्लाई करते हैं टेक्नोलॉजी में, कैंसर ट्रीटमेंट में, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल।